गुड मॉर्निंग। आज मंडे है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। अच्छा, क्लास 11th में क्या स्टार्ट किया था? क्लास 11th में हमने यूनिट एंड डायमेंशन नाम का चैप्टर स्टार्ट किया है। अच्छा, इस संडे को यही टेस्ट होगा, इस संडे को यूनिट एंड डायमेंशन का ही टेस्ट होगा। अभी मैं 4 दिन लगातार लेक्चर्स डालूंगा, तो फिर जहाँ तक मैं पढ़ा दूंगा वहाँ तक ही आपके संडे के पेपर में टेस्ट आएगा। ठीक है, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक्स से मिल जाए। बेसिकली आपको यूनिट एंड डायमेंशन का ही टेस्ट देना है। यूनिट्स के बारे में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। आज क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने पढ़ा था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कैंडला। ठीक है, ये हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे और इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके हम बाकी के सारे यूनिट्स क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था ना। ठीक है, अब इन फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके जब हम बाकी के यूनिट्स डिराइव करेंगे तो उनमें से, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो ये शेयर स्क्रीन करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही था। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आज डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस, जैसे मान लो मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम का यूनिट। मान लेते हैं मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम का यूनिट। अब वॉल्यूम अगर देखोगे तो क्यूब का वॉल्यूम हम कैसे लिखते थे? क्यूब का वॉल्यूम होता था लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। और जब लेंथ इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करते थे तो क्यूब का वॉल्यूम आता था क्या? ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लेंथ का यूनिट अगर मैं मीटर रख दूं, इंटू मीटर रख दूं, इंटू मीटर रख दूं, तो वॉल्यूम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एसआई स्टैंडर्ड्स में यूनिट कितना आ रहा है, मीटर क्यूब आ रहा है। अब हमारे पास हमें क्या करना है ना, ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना। अगर क्यूब होता तो क्यूब के वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, एल के पावर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, उसके पावर 3 पे ये वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है क्या? तो डायमेंशंस का मतलब यही होता है, पावर्स। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के किस पावर पर डिपेंड करता है, वही क्या होता है, डायमेंशन होता है। इसका एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन आप भी लिख लेना। डेफिनेशन क्या है, डायमेंशन, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिख के रखा है। डायमेंशन, dimensions of a physical quantity, of a physical quantity are the powers, are the powers to which, are the powers to which the fundamental units, are the powers to which the fundamental units are raised, fundamental units are raised to obtain, to obtain 1 unit, to obtain 1 unit of that quantity। थोड़ा मुश्किल सा डेफिनेशन है, मेरे को नहीं याद रहता है इसलिए मैंने ये लिख लिया है। अब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसको एक्सप्लेन करना मेरे को आता है। देखो, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, आर द पावर्स, जैसे यहाँ पर एल का पावर 3 है, टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। अब यहाँ पे लेंथ जो है, यहाँ पे लेंथ का मीटर जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट को अगर मैं पावर 3 से रेज कर दूं तो मुझे वॉल्यूम का यूनिट मिल जाएगा क्या? तो ये जो पावर वाला टर्म है ना, मतलब कितने पावर से आप फंडामेंटल यूनिट्स को रेज करोगे जिससे आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मिल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअल में आपको क्या करना है, कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी और कुछ आपको धीरे धीरे समय के साथ आपको समझ में आता जाएगा। जैसे जो बेसिक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है ना, जिनके डायमेंशन हम बार बार यूज करेंगे, कभी भी अगर आपको मास वाला वर्ड मिल जाए ना, डायमेंशन कभी भी अगर आपको लिखना है तो डायमेंशन आप लिख देना से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं मतलब हम उसका डायमेंशन फाइंड करने वाले हैं।
मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम। अब ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट में नहीं बोल रहा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसका डायमेंशन। डायमेंशन मतलब कि आप इसको जब भी आपको मास मिले आप उसको कैपिटल एम से लिख देना। अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ मास क्या है तो कैपिटल है। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या है तो कैपिटल एल। अब देखो मास के यूनिट बहुत हो सकते हैं, मीटर हो सकता है, सॉरी मास का यूनिट केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, टन हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। यूनिट कुछ भी रहे, यूनिट कुछ भी रहे, अगर आपसे मास का डायमेंशन पूछा गया है तो मास का डायमेंशन आप सिंपल लिख देना कैपिटल एम। तो डायमेंशन ऑफ मास इज कैपिटल एम। उसी तरह डायमेंशन लेंथ का अगर कोई पूछे आपसे तो आप लिख देना एल। अब इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सो ऑन, कुछ भी यूनिट हो सकता है। मैं यूनिट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ डायमेंशन। कभी भी आपसे कोई पूछे कि मास का डायमेंशन क्या है तो आप लिख देना कैपिटल एल। लेंथ का डायमेंशन क्या है तो आप लिख देना कैपिटल एल। टाइम का डायमेंशन कोई अगर आपसे पूछे तो लिख देना कैपिटल टी। फिर से यूनिट्स उसके कुछ भी हो सकते हैं, मैं यूनिट्स पे बात नहीं कर रहा। करंट के लिए लिख देना, करंट का डायमेंशन होता है कैपिटल है, इसका यूनिट भी एम्पियर ही लिखते हैं। कभी कभी कैपिटल ए यूज करते हैं, कभी कभी कैपिटल आई यूज करते हैं। आप डिपेंडिंग ऑन आपको जो अच्छा लगे, आप जो क्वेश्चन में मेंशन हो आप ये यूज कर लेना। इसका यूनिट भी एम्पियर है और इसका डायमेंशन कैपिटल ए से या कैपिटल आई से इस तरह से हम डिनोट करते हैं। और एक टर्म जो हम यूज करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए के या थीटा, के या थीटा यूज करते हैं। जब भी टेम्परेचर हो तो टेम्परेचर का डायमेंशन लिख देंगे के से या थीटा से। इसका यूनिट केल्विन होता है। केल्विन का भी शॉर्ट फॉर्म स्मॉल के यूज करते हैं, कैपिटल के यूज करते हैं, लेकिन ये के डायमेंशन वाला है, ये अलग है, ठीक है। तो यूनिट्स और डायमेंशन में कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, यूनिट्स केजी, ग्राम, किलोग्राम, सेंटीग्राम, कुछ भी हो सकता है। डायमेंशन कभी भी अगर मास का टर्म देखे, कोई आपसे पूछे मास का डायमेंशन क्या है तो कैपिटल है, लेंथ का डायमेंशन क्या है तो कैपिटल है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, ये सब आपको याद रखना है। करंट के लिए कैपिटल ए या आई यूज कर लेना, टेम्परेचर के लिए के या थीटा यूज कर लेना। तो ये मेरे पास डायमेंशन हो गए जो हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। इतना याद करना है। उसके अलावा जो भी डायमेंशन फाइंड करने के लिए आएंगे ना एग्जाम में, आप देखना कि एक ना एक डायमेंशन और एक डेरिवेशन, तो डेरिवेशन मतलब एक डेफिनेशन और एक डायमेंशन तो जरूर पूछते हैं एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में। मेडिकल के एग्जाम में भी डायमेंशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जब तक बेसिक क्वेश्चंस नहीं सीखेंगे तब तक आप अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस है वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब मान लो मेरे को बोला गया ये मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसके अलावा भी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं लेकिन उनके डायमेंशन से हमको मतलब नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं आता। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनके डायमेंशन लिखना सीखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखना सीखते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अपने को क्या करने हैं, डायमेंशन लिखने हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं, एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का डायमेंशन, लेंथ क्या है, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल लिख दिया। ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही है ना, ब्रेड्थ भी लेंथ है तो उसका भी डायमेंशन एल लिख दिया। तो एरिया का डायमेंशन, ये फॉर्मूला है यहाँ पे नहीं लगाते, यहाँ पे हट जा, हट 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 हट। यहाँ पर एरिया लिखा, एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, मतलब डायमेंशन ऑफ एरिया जब भी कोई पूछे तो लिख देना एल का स्क्वायर। आसान है क्या, बहुत ही आसान है सर। मान लो बोलेंगे सर सर्कल के एरिया का तो फॉर्मूला अलग है। सर्कल का अगर एरिया लिखते हैं, सर्कल एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब जो मैथ्स वाले कांस्टेंट होंगे ना, मैथ्स वाले कांस्टेंट जैसे 2 3 4 5 पाई, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब अगर आपसे कोई पूछे डायमेंशन ऑफ पाई तो कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। अच्छा, तो अगर सर्कल के एरिया का डायमेंशन निकालोगे ना तो पाई का कोई डायमेंशन है नहीं, रेडियस क्या है, लेंथ है, लेंथ इनटू लेंथ का डायमेंशन जब वापस से फाइंड करोगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा क्या। तो तुम किसी का भी एरिया फाइंड कर लो, किसी भी एरिया का या कोई भी शेप का एरिया फाइंड आउट कर लो, डायमेंशन हमेशा एल स्क्वायर ही आएगा। अच्छा, अगर वॉल्यूम हुआ तो वो एल क्यूब ही आएगा। अगर आपके पास वॉल्यूम का डायमेंशन अगर आपको फाइंड करना है तो वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो लेंथ का क्यूब हो गया क्या।
बात समझ में आ रहा है? अच्छा, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, डायमेंशन निकालना ही सीखेंगे। आज के लेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालना सिखा देंगे। कुछ कुछ के डायमेंशंस आप आसानी से निकाल लोगे, कुछ कुछ के रिलेशंस आपको नहीं पता होगा तो समय लगेगा, लेकिन आप सीख जरूर जाओगे। मान लो किसी ने हमसे बोला कि फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर डेंसिटी। अब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा जाए ना, आप उसका एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, डेंसिटी के बारे में हम इतना जानते हैं कि डेंसिटी मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और मास और वॉल्यूम के रेशियो को, मास और वॉल्यूम के रेशियो को ही क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। मतलब अगर कभी भी मुझे को डेंसिटी फाइंड करना है तो मास और वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट कर लो, वहां से डेंसिटी मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है तो मैं ऐसा लिख दूंगा ना, डायमेंशन ऑफ मास डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। इस तरह से लिख सकते हैं ना। अगर मेरे को डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना था तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी का डायमेंशन लिख दिया डायमेंशन ऑफ मास डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। मास का डायमेंशन है कैपिटल एम और वॉल्यूम का डायमेंशन अभी देखा था एल क्यूब। कुछ कुछ बातें याद करनी पड़ जाएगी आपको, जैसे जो डायमेंशन आप फाइंड करते जा रहे हो वो आपको याद भी हो जाना चाहिए। समय लगेगा नो डाउट, ऐसा मत सोचना कि एक दिन में याद हो जाएगा, लेकिन आप क्या करना, एनसीईआरटी बुक के लास्ट लास्ट में एक टेबल दिया है, वहां पे वो उन्होंने डायमेंशंस लिख के रखे हैं, आप उस टेबल को याद कर लेना। ml-3, इस तरह से हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे डेंसिटी का। अच्छा, मान लो मेरे को बोला जाए कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। फिर से एक रिलेशन देखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपने को रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना वेलोसिटी तो, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, अगर वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ का डायमेंशन है कैपिटल एल और टाइम का डायमेंशन हो गया कैपिटल टी। अब डिनोमिनेटर में था, ऊपर लाके रखेंगे तो टी टू पावर -1 रख देंगे, तो वेलोसिटी का डायमेंशन है एल टी -1। इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है उसको क्या लिखेंगे, देखो फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन लिख दिया एल टी -1। फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, डायमेंशन क्या लिखेंगे, एल टी -1 डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन क्या लिख देंगे, कैपिटल टी। अब एल टी -1 माइनस एल टी -1 जीरो हो जाएगा क्या, नहीं, यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं लोग। एल टी -1 माइनस एल टी -1, जैसे अगर मैं बोलूं, ये लिखने का तरीका गलत है, क्यों गलत है मैं समझाता हूं अभी। अगर मैं बोलूं कि एक इंसान था, इसका मास था 100 केजी, अच्छा खासा मोटा तगड़ा इंसान था, इसका मास था 100 केजी। इसने लॉकडाउन में वर्कआउट किया अच्छा खासा, इसने लॉकडाउन में वर्कआउट किया अच्छा खासा और इसने अपना मास ले आया 50 केजी, ठीक है, 60 केजी ले लेते हैं। पहले मास था 100 केजी का, बाद में मास हो गया 60 केजी का। 100 केजी 60 केजी, तो डिफरेंस ऑफ मास कितना है, अगर कोई डिफरेंस ऑफ डेल्टा मास मतलब डिफरेंस ऑफ मास अगर कोई पूछे तो 60 केजी का हो जाएगा। तो पहले भी मास था, बाद में भी मास है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी मास है क्या, ऐसा तो है नहीं कि मास को मास में से घटाओगे तो एरिया बन जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। मास में से मास अगर माइनस करोगे तो वो मास ही तो आएगा ना रिजल्ट में। जैसे एक कैडबरी की पहले एक ऐड आती थी, मास्टर जी पिताजी की पतलून 2 बिलान छोटी करते हैं। अरे तो पतलून को जब तुमने 2 बिलान छोटी की तो पतलून ही रहेगा ना, पतलून का वो शर्ट तो नहीं बन जाएगा ना। पहले फुल पतलून था, छोटी पतलून हो जाएगी, लेकिन रहेगा तो पतलून ही ना। पतलून मीन्स पैंट, ठीक है, पता नहीं आपको पतलून पता हो कि नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक ये समझना है कि मास में अगर मास माइनस करोगे तो बचेगा मास, वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम माइनस करोगे तो बचेगा वॉल्यूम, वेलोसिटी में वेलोसिटी माइनस करेंगे तो बचेगा वेलोसिटी। तो अगर वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम, अगर यहाँ पर ऐसा है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और अगर आपको कभी भी आपने वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम किया, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम किया, तो डायमेंशन आपके पास वही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करने से चेंज हो जाएगा। मैं भी कुछ कराऊंगा यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी प्लस माइनस, जैसे ये माइनस दिखे ना,
जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका भी है, और इन दोनों का पूरे का जो वैल्यू है उनका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बचा तो वेलोसिटी ही, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिख देना एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टाइम। ये टाइम वाले टर्म को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन पहले से था, एक और माइनस वन आ जाएगा, तो एल टी माइनस टू हो गया क्या। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ रहा है एल टी माइनस टू। अब ये याद रखना है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन इज एल टी माइनस टू, ये बात याद रखना है, क्योंकि मैं भी आगे जो भी डायमेंशन फाइंड आउट करना सिख रहा हूँ ना, उसमें ये सब हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट में देखते हैं। मान लीजिए मुझे डायमेंशन फाइंड करना है फोर्स का। मान लीजिए क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब फोर्स का बेसिक रिलेशन क्या है, तो हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल्स टू अम्मा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। इसका मतलब फोर्स का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन है क्या। अब जैसे मैंने प्लस में आपको क्या बताया था कि मास माइनस मास, मास ही रहता है, मास में ममा मास, मास में से मास माइनस करोगे मास ही रहेगा, लेकिन मास में अगर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मास नहीं रहेगा। ये बात समझ में आना चाहिए। तो मास में जब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मास में जब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो नया टर्म आएगा वो हो जाएगा फोर्स। तो अपने को फोर्स का डायमेंशन लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, मास का डायमेंशन है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी ढूंढा था, कितना ढूंढा था, एल टी माइनस टू। तो जिसको मास का डायमेंशन और जिसको एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता है मल्टीप्लाई करके लिख देगा तो फोर्स का डायमेंशन मिल जाएगा क्या, हाँ या ना, बिल्कुल सर जी, आसान है। अच्छा, और कुछ डायमेंशन देख लेते हैं। मान लो ये मैं अभी वही सारे टर्म्स बताऊंगा जो आपने पढ़ा है, वो सारे टर्म्स का मैं डायमेंशन नहीं बताने वाला जो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला जाए कि प्रेशर का डायमेंशन ढूंढ के बताओ भाई साहब। अब हमने प्रेशर भी पढ़ा है, प्रेशर जो है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रेशर जो है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर मेरे को डायमेंशन ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स के डायमेंशन में एरिया का डायमेंशन डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को प्रेशर का डायमेंशन मिल जाएगा। फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, अभी हमने फाइंड आउट किया था फोर्स का डायमेंशन था एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया का डायमेंशन भी देखा था एल का स्क्वायर, ये एल से ये स्क्वायर गायब कर दो तो डायमेंशन कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर का डायमेंशन। आसान है क्या। अच्छा, अब डायमेंशन लिखना इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल बात है ये रिलेशन जानना। तो ये जो डायमेंशन निकालने वाला चैप्टर है ना वो पूरे एंड तक चलता रहेगा, जब तक फिजिक्स का सिलेबस है तब तक चलता रहेगा। जब तक तुम कोई नया डेरिवेशन, जब तक तुम कोई नया इक्वेशन सीखोगे तो तुम्हें वहां पे डायमेंशन निकालना होगा, ठीक है। अच्छा, अभी और क्या पढ़ा है सर, वर्क डन तुमने पढ़ा होगा, वर्क डन तुमने पढ़ा होगा। वर्क डन को क्या लिखते हैं, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क डन है उसको लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखते हैं। अच्छा, मुझे चाहिए वर्क डन का डायमेंशन, तो वर्क डन का डायमेंशन लिख देंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड विथ डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो अभी फाइंड आउट किया था एम एल टी माइनस टू है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन तो कैपिटल एल। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये वर्क डन का डायमेंशन हो गया क्या, तो ये डायमेंशन है वर्क डन का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब रैंडमली मैं कोई भी, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना है, आपको डायमेंशन फाइंड करना है किसी का, मैं कुछ एक ऐसा क्वांटिटी बोलता हूँ जो शायद आपको नहीं पता हो। हाँ, मान लो टॉर्क, एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, शायद आपने नाम सुना है टॉर्क, फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम टॉर्क है, जिसको हम लिखते हैं आर इंटू एफ साइन थीटा, ठीक है।
एक टॉर्क है, टॉर्क का डायमेंशन आपको बोल दिया गया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, TORQUE। आर इसका मतलब हो जाएगा डायमेंशन ऑफ आर, डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ साइन थीटा, यही तो होगा ना। अच्छा, आर मतलब यहाँ पे लेंथ, आर होता है लेंथ, तो लेंथ अगर है तो लेंथ का डायमेंशन क्या लिख दें, कैपिटल एल। फोर्स का डायमेंशन है MLT-2। अच्छा, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब रेशो हुआ करते थे क्या, देखो तो, अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना। इसका अगर आपको साइन थीटा का डायमेंशन पूछा जाए, ये क्या हो गया, अगर आपसे साइन थीटा का डायमेंशन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ हाइपोटेनस, यही तो लिखोगे ना। परपेंडिकुलर का डायमेंशन, परपेंडिकुलर लेंथ है तो डायमेंशन एल हो गया, हाइपोटेनस भी लेंथ है तो एल हो गया, एल से अगर मैं कैंसिल कर दूं तो साइन थीटा का डायमेंशन 1 है क्या, कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब उसका डायमेंशन क्या है, 1 है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ML² T-2 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें जो नोट कर लेने वाली है, क्या, साइन थीटा कॉस थीटा रेशियो, इन सब का कभी कोई डायमेंशन नहीं आता। जितने भी रेशियो वाले टर्म्स है, रेशियो वाले टर्म्स का कभी कोई डायमेंशन नहीं आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, फिर दो फिजिकल क्वांटिटीज के एक जैसे डायमेंशन हो सकते हैं, कैसे, दो फिजिकल क्वांटिटीज के एक जैसे यूनिट भी होते हैं, यूनिट भी सेम होता है ना, हाँ, जैसे एनर्जी और वर्क डन का यूनिट सेम है, दो फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट भी सेम हो सकते हैं और डायमेंशन भी सेम हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि विच फिजिकल क्वांटिटी विल हैव सेम टाइप ऑफ यूनिट, अगर आप देखोगे ना तो वर्क डन का डायमेंशन भी यही आया था, अभी जो मैंने वर्क डन का डायमेंशन फाइंड करके आपको दिया था ML²T-2, उस वर्क डन का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन बिल्कुल सेम है। वर्क डन जो है ML²T-2 है, और जो हमारे पास क्या है, फोर्स है, फोर्स का भी, सॉरी वर्क डन जो है, वर्क डन का भी डायमेंशन यही है। तो वर्क डन और टॉर्क दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का एग्जैक्टली मतलब क्या है ना, अलग अलग है, दोनों जो है वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। वर्क डन ये बताता है कि फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, और टॉर्क ये बताता है कि फोर्स के कितने की घुमाने की हैसियत है, कितने से वो ऑब्जेक्ट को घुमा सकता है। तो टॉर्क और वर्क डन दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों का डायमेंशन सेम है। अच्छा, कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसे हमारे पास एक वर्ड आएगा एंगल्स, एंगल्स पे थोड़ा मैं बता दूं आपको, एंगल्स होते हैं, दो तरह के एंगल्स हम अपने फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, एक होगा प्लेन एंगल, एक होगा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा, एक आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक आर्क ऐसे, आर्क मतलब सर्कल का टुकड़ा, ठीक है, ये सर्कल का टुकड़ा जो है, अगर मैं इसके दोनों एक्सट्रीम्स को, अगर ये जो सर्कल का टुकड़ा है इसके दोनों एक्सट्रीम को इस गिवन पॉइंट से मैं ज्वाइन कर दूं, ऐसे पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तो ये जो गिवन आर्क है, ये गिवन आर्क जो है ये पॉइंट ओ पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है क्या। अब ये जो एंगल ये सबटेंड करेगा ना, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, ये जो आर्क पॉइंट ओ पर एंगल सबटेंड कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है। अब ये जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर अल्फा से, और अल्फा का डेफिनेशन कैसा होता है, अल्फा का डेफिनेशन है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यहां से यहां का जो लेंथ होगा ना उसे बोलते हैं आर्क का लेंथ, आर्क लेंथ, और आर रेडियस। तो ये जो अल्फा है या थीटा भी मिल जाएगा आपको, अल्फा या थीटा, जैसे थीटा अगर मैं लिख दूं, मान लो ये एंगल थीटा है या अल्फा होता, थीटा होता या अल्फा होता, तो उसका डेफिनेशन हो जाता आर्क लेंथ ए बी, मान लो
ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, डिवाइडेड बाय रेडियस आर। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल को मेजर करते हैं एक यूनिट्स में, रेडियंस। SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियंस। ठीक है। अब बोलोगे सर हमने तो डिग्री डिग्री पढ़ा था, ऐसा ऐसा हम बोलते थे कि 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसा ही कुछ पढ़ा था। फिजिक्स में डिग्री डिग्री नहीं चलता, डिग्री डिग्री चलता है मैथ्स में, फिजिक्स में चलते हैं रेडियंस। हम फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ टाइम जब एंगल्स लिखते हैं तो वो रेडियंस में होते हैं। अब हम कैसे याद रखें सर, एक सिंपल सा रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लेना। क्या प्लेन एंगल क्या है, सबसे पहले तो प्लेन एंगल है एक आर्क, पॉइंट ओ पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो प्लेन एंगल है। अल्फा थीटा खुद से रिप्रेजेंट कर लो इसको। डिफाइन कैसे करेंगे, तो आर्क अपॉन रेडियस, वो जो आर्क फॉर्म हुआ ना, उस आर्क का लेंथ अपॉन रेडियस, उसको बोलेंगे प्लेन एंगल। SI यूनिट क्या है, रेडियंस है। अब रिलेशन होता है डिग्री और रेडियंस में, एक रिलेशन होता है, आपके इतने काम का नहीं है, बस आप बस एक रिलेशन याद रख लो। रिलेशन बिटवीन डिग्री, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। अब डिग्री और रेडियंस में क्या रिलेशन है, 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन, ये याद रखना है। 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है। इसका मतलब 90 डिग्रीज जो है वो पाई बाई 2 रेडियंस के बराबर है। 45 डिग्री जो है वो पाई बाई 4 रेडियंस के बराबर है। 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर है। 60 डिग्री जो है, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं तो हम यूज करते हैं, पाई बाई 3 रेडियंस के बराबर है। 30 डिग्री जो है वो पाई बाई 6 रेडियंस के बराबर है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो रेडियंस और डिग्रीज के कन्वर्जन में हम बेसिकली यूज करते हैं। आप सिंपल सा अगर ये भी याद रख पाओगे ना, तो बाकी आप खुद से फाइंड आउट कर लो। तो एंगल्स को फिजिक्स में मेजर कर देंगे यूजिंग a new unit, and that unit is known as radians. अब SI यूनिट एंगल का आ गया रेडियन। किसी ने मेरे से पूछा कि भाई ये जो एंगल तुमने अभी डिफाइन किया है ना, उसका तुम मेरे को डायमेंशन बता दो। मैंने बोला ठीक है बताऊंगा, अगर तुमने पूछा है तो बताऊंगा भाई साहब, पूछा है तो। डायमेंशन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ आर्क लेंथ अपॉन डायमेंशन ऑफ रेडियस, यही तो लिखेंगे ना। आर्क लेंथ, ये भी लेंथ है, इसका डायमेंशन L, रेडियस ये भी लेंथ है, इसका डायमेंशन L। L से L अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं, तो ये जो प्लेन एंगल मेरे पास आएगा, ये जो प्लेन एंगल मेरे पास आएगा, इस प्लेन एंगल का डायमेंशन कुछ नहीं आ रहा, मतलब 1 आ रहा है क्या। तो प्लेन एंगल मैंने देखा कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन तो नहीं है, लेकिन उसका ऐसा ही स्टैंडर्ड है। तो ये नोट करके लिख लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नोट क्या है, plane angle is a physical quantity. Plane angle is a physical quantity whose physical quantity which has no dimension, but its SI unit is radian. Its SI unit is radians. ठीक है, ये मेरे पास प्लेन एंगल था, और प्लेन एंगल को इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और इसका डायमेंशन और यूनिट फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हम बात करते हैं, प्लेन एंगल हो गया। एक और टाइप का एंगल हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 11th में नहीं आता है, 12th में आता है, फिर भी देख लेते हैं। सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल क्या होता है, आप एक ऐसा डिस्क इमेजिन कर लो, बहुत ही छोटा सा डिस्क, ये क्या है, डिस्क है, और डिस्क के पेरीफेरी से, डिस्क के बाउंड्री से,
ठीक है, डिस्क के बाउंड्री से आप क्या करो, लाइंस बनाने स्टार्ट करो। ये जो डिस्क का बाउंड्री है ना, डिस्क के बाउंड्री से ऐसे लाइन बनाने स्टार्ट करो और सारे के सारे लाइंस को ना एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज करा दो। अब जितने भी पॉइंट्स थे, जब सबको आप ज्वाइन करोगे तो वो क्या हो रहा है, ये कोन शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है क्या? ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो कोन शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना। अच्छा, अब ये कोन के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो कोन के अंदर आपको एक इस तरह का एंगल मिलेगा। कोन के अंदर अगर आप देखोगे, कभी भी अगर आपने खाया ही होगा, आइसक्रीम इतने गरीबी थोड़ी है, अच्छा ही होगी। कोन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक इस तरह का एंगल मिलेगा, ये एंगल। अब ये जो एंगल है ना, एक एरिया जो भी एंगल सबटेंड करता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब एरिया सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड है भाई साहब, एंगल सबटेंडेड है। एंगल सबटेंडेड बाय अ स्मॉल एरिया, बाय अ स्मॉल एरिया जो एंगल सबटेंड करता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को इस तरह के लेटर, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा या ओम या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका डेफिनेशन होता है, इसका डेफिनेशन है एरिया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। इसका डेफिनेशन क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय, ये जो एरिया है, सपोज ये जो एरिया, छोटा सा एरिया डीए है और ये रेडियस है आर, तो इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, डी ए अपॉन आर स्क्वायर का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल का डेफिनेशन हो जाएगा। अच्छा, अब एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। जो सॉलिड एंगल है उसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, स्टेरेडियन। ठीक है, और अगर फिर से किसी ने आपसे डायमेंशन पूछा, सॉलिड एंगल का अगर किसी ने आपसे डायमेंशन पूछा, तो आप क्या करोगे, डायमेंशन ऑफ एरिया को डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। अब एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर आया था, और आर स्क्वायर का डायमेंशन भी एल स्क्वायर आएगा, कैंसिल करने पे 1 आ गया क्या। तो सॉलिड एंगल भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका एक ऐसा ही स्टैंडर्ड है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी आपको बहुत बार मिलेगा, उसके बारे में भी बता देता हूं। 2 वर्ड मिलेंगे आपको, आगे जाके पढ़ेंगे हम, अभी बस आप डेफिनेशन समझ लीजिए। स्ट्रेस, एक वर्ड मिलेगा स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है उसका डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर के जैसा ही इसका डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ का फोर्स अलग है और ये एरिया भी अलग है। ठीक है, फोर्स और एरिया अलग अलग है। अभी बस इतना समझ लो कि स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत अभी नहीं है, मैं जब पढ़ाऊंगा तब स्ट्रेस लेना। अब अगर फोर्स पर यूनिट एरिया है तो प्रेशर भी तो यही था ना, प्रेशर भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया था। अब यहां का फोर्स, स्ट्रेस में जो फोर्स लिख रहे हैं वो अलग है और प्रेशर में जो फोर्स लिख रहे हैं जो अलग है, लेकिन जो फोर्स का डायमेंशन है, कोई भी तरह का फोर्स हो जाए, डायमेंशन उसका क्या रहेगा, उसका डायमेंशन ml_t-2 ही रहेगा ना। और किसी भी तरह का एरिया हो जाए उसका डायमेंशन एल का स्क्वायर ही रहेगा क्या। तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस और डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ये दोनों क्या है, सेम है। आप स्ट्रेस का डायमेंशन फाइंड आउट करें या प्रेशर का डायमेंशन फाइंड आउट करें, दोनों क्या है, सेम है। दोनों का ही डायमेंशन कितना आता है, ml-1 t-2। एक और वर्ड होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का सिंपल सा डेफिनेशन, अभी देखो ये सब जो लेक्चर्स है ना, सब याद करने वाला है। ये सब मेरे को याद है इसलिए मैं इतने आराम से बोल पा रहा हूं। अभी आप मान लो कि ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। स्ट्रेन का मतलब है डेल्टा एल अपॉन एल। अब डेल्टा एल का मतलब, जब भी मैं फिजिक्स में लिखूं डेल्टा, इसका मतलब वो है चेंज इन लेंथ, और एल का मतलब है ओरिजिनल लेंथ। एल का मतलब है ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो डेल्टा एल अपॉन एल, इनका भी रेशो डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, वापस से लेंथ हो गया इसका डायमेंशन, ओरिजिनल लेंथ, इसका भी लेंथ हो गया डायमेंशन। एल से एल कैंसिल करोगे तो स्ट्रेन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो स्ट्रेन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट भी कुछ नहीं है। देखो यूनिट भी मीटर कैंसिल हो जाए, कोई यूनिट भी नहीं है, कोई डायमेंशन भी नहीं।
स्ट्रेन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई भी यूनिट नहीं है और कोई भी डायमेंशन नहीं। तो ये हो गया बात स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रेन। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, बहुत सारे डायमेंशंस मिलेंगे। आप डायमेंशन में पैनिक मत करना, जो स्टैंडर्ड टर्म्स है ना उसके डायमेंशंस आप याद कर लेना। अगर कुछ भारी भरकम सा टर्म आ रहा है तो उसका एक रिलेशन गिवन रहेगा आपको, उसके रिलेशन को यूज करके आप उसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगे कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी देखो डायमेंशन फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, मेरे को नहीं लगता किसी को इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर आपको रिलेशन पता है, मैं कोई भी जैसे स्ट्रेस का डायमेंशन आप तभी नहीं निकाल पाते जब तक आपको ये रिलेशन नहीं पता था। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप आराम से क्या करोगे, डायमेंशन फाइंड आउट कर सके। ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ है डायमेंशन का लेक्चर पूरे साल तक चलता रहेगा, ठीक है। मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा डायमेंशन डायमेंशन डायमेंशन, लेकिन अभी एक लिमिटेशन है, जितना आप जानते हो डेफिनेशन उस हिसाब से मैंने बताया है। आप जब एग्जाम घर में प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या करना, डायमेंशन अभी फाइंड आउट करना, और अगर जरूरत पड़े तो पीछे से आप फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या करना, जो भी डायमेंशन है वो याद रख लो अभी के लिए याद रख लो, क्योंकि एग्जाम्स में डायमेंशन पूछते हैं, कुछ ना कुछ डायमेंशन पूछेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो रिलेशन है वो दे दूं, और अगर नहीं हो पाएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पैनिक नहीं करना, डरने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर ये क्यों पढ़ना, अगर ये आप जो पढ़ा रहे हो ये क्यों पढ़ना। अच्छा, उससे पहले ना कुछ और भी यूनिट्स हैं जो मेडिकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिस्टेंस के कुछ यूनिट्स होते हैं जो मेडिकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी में हम यूज करते हैं। सम बिगर यूनिट्स of dimensions, some bigger units of dimension नहीं, of length, जो एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं, ठीक है। इनका रिलेशन होता है, एक तो होता है 1 लाइट ईयर, एक साल में लाइट जो ट्रैवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, ठीक है। ये किसका यूनिट है, ये यूनिट है डिस्टेंस का। एक लाइट ईयर जो है, ठीक है, एक लाइट ईयर जो है वो है 9.4605 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ये याद ही रख सकते हैं इसको, मैं और कुछ नहीं बता सकता। लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by light, distance traveled by light in 1 year, ठीक है। एक साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। एक और यूनिट होता है पारसेक, पारसेक इज 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। अब लाइट ईयर अगर लेंथ का यूनिट है तो पारसेक भी क्या हो जाएगा, लेंथ का ही यूनिट है, और इसका वैल्यू है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ये पारसेक का हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स है जो बार बार आपको परेशान करेंगे, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो हम डायमेंशंस निकालेंगे, क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है, उस पर बात करेंगे। तो मैं थोड़ा स्क्रीन पॉज करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो आगे अब क्या देखेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे। ये जो डायमेंशंस निकालना सीख रहे हैं उसका क्या फायदा है वो देखते हैं। अब भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो अच्छा फायदा हो तब तो हम स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ये जो डायमेंशंस निकालना सीखेंगे उसका क्या एप्लीकेशन है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ a physical quantity from one unit, from one system of unit to another system,
फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम, ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन करना देखते हैं। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, कैसे करते हैं वो बाद में बता देंगे, क्वेश्चन पहले बताते हैं क्या है। मान लो ये बोला गया कि SI यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन, ठीक है, ये बताया गया कि न्यूटन का फोर्स का SI यूनिट जो है वो 1 न्यूटन का है, और CGS यूनिट बताया गया, CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन, 1 DYNE डायन, ठीक है, डायन डायन, डरना मत, डायन। अब हमें क्या करना है, हमसे ये पूछा गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायन, ये फाइंड करके बताओ भाई साहब। इसका मतलब SI स्टैंडर्ड एक सिस्टम था जिसमें फोर्स को न्यूटन से एक्सप्रेस करते हैं, डाइन CGS का सिस्टम है जिसमें फोर्स को डाइन से एक्सप्रेस करते हैं। अब न्यूटन और डायल में क्या रिलेशन है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक तो मैंने आपको ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने पहले जब यूनिट कराया था, इससे पहले लेक्चर में तो कराया था। बेसिक क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आप जिस तरह से अभी मैं बताऊंगा उससे अगर सॉल्व करोगे तो ज्यादा आपको आसानी पड़ेगी। अब क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे डायमेंशन हेल्प करेगा वो देखते हैं। तो मैं अगर बोलूं, एकदम ध्यान से समझना जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे यूज करूंगा, मैं बोलूं कि 100 सेंटीमीटर, मैं बोलूं कि रॉड है जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर, अब उसी रॉड का लेंथ में 1 मीटर का भी बोल सकता हूँ क्या? जो रॉड है, मैंने रॉड को मेजर किया, अगर मैं एक सिस्टम में देखूं तो उसका लेंथ मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर, दूसरे सिस्टम में उसका यूनिट में 1 मीटर का बोल सकता हूँ क्या? अच्छा, इसका मतलब चेंज हुआ क्या? आप लेंथ 100 सेंटीमीटर बोलो या 1 मीटर बोलो, मतलब चेंज हुआ क्या? नहीं सर, मतलब तो अभी भी वही है जो मतलब पहले था। 100 सेंटीमीटर का जो मतलब है 1 मीटर का भी वही मतलब है क्या? तो जो उसका जो मतलब है इन द सेंस, जो इमेजिनेशन कोई ड्रॉ करेगा 100 सेंटीमीटर के लिए, वही इमेजिनेशन वो ड्रॉ करेगा 1 मीटर के लिए। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब मैं दो सिस्टम के यूनिट्स में, मैं दो, अब ये कोई भी जो मेजरमेंट होता है उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी जो मेजरमेंट है उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसमें एक यूनिट है क्या? और मैं किसी भी दो सिस्टम के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट को सेकंड वाले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? मतलब N1U1 इक्वल्स टू N2U2, मैं इस तरह से एक इक्वेशन बना सकता हूँ क्या? अब क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि मैं रॉड का लेंथ 100 सेंटीमीटर का लिखूं या 1 मीटर का लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों का जो सिग्निफिकेंस है या दोनों जो आइडिया ड्रॉ कराएंगे वो दोनों सेम आइडिया ड्रॉ कराने वाले हैं। 100 सेंटीमीटर बोलो 1 मीटर बोलो, एग्जैक्टली दोनों एक बात है, बस हमने अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में उनको मेजर किया है। तो मैं किसी भी मेजरमेंट को या किसी भी दो सिस्टम के मेजरमेंट को N1U1 इक्वल्स टू N2U2 से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको इसमें डायमेंशन में आप कैसे हेल्प लोगे? डायमेंशन में आप कैसे हेल्प लोगे? आप लिख देना, जैसे एक एग्जांपल से ही देखते हैं, हमें 1 न्यूटन का रिलेशन चाहिए डायन में, हमें 1 न्यूटन का रिलेशन चाहिए डायन में। यहां पे लिख दो N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अब N1 क्या है? अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो N1 तो 1 है और N2 का वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। N2 हमें अननोन है। अच्छा, U1 के प्लेस में है उसका यूनिट। अब U1, जब भी U1 को लिखेंगे ना तो देखो कैसे लिखेंगे U1 को, N1 के प्लेस में 1 लिख दिया। U1 के आप क्या रखो, पहले आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे फोर्स है ना, तो फोर्स का यहाँ पे लिख दो डायमेंशन M/L/T-2, और पहले सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए है तो मास के लिए लिख दो M1, लेंथ के लिए लिख दो L1 और टाइम के लिए लिख दो T1। जो भी U1 को कैसे रिप्लेस करोगे, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन से रिप्लेस कर दो। अब पहला सिस्टम था इसलिए M1 L1 T1 लिख दिया। सेकंड जो सिस्टम है उसमें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो है N2, वो अननोन है। U2 के प्लेस में अभी भी उसका डायमेंशन लिख दो तो हो जाएगा M2 L2 T2 -2, ठीक है। M1 L1 T1 पहला सिस्टम था, M2 L2 T2 दूसरा सिस्टम। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे।
यहां से अगर मैं n2 का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 1 m1 बाई m2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? इस m2 वाले टर्म को इधर ला दिया, L1 बाई L2 L2 वाले टर्म को इधर ला दिया, T1 बाई T2 को मैं कैसा लिखूंगा? T1 बाई T2 में एक पावर -2 भी चला जाएगा क्या? इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं ना। मैंने दोनों साइड्स के डायमेंशन लिख दिए, अब मैं दोनों को अरेंज करके लिख देता हूं। अब ध्यान से देखना, n2 इक्वल्स टू, क्या होता है यार इसको, n2 इक्वल्स टू 1 रहने दिया, m1 जो सिस्टम है ये एसआई सिस्टम है क्या? न्यूटन। m1 जो है फर्स्ट वाला जो सिस्टम था वो एसआई स्टैंडर्ड्स का सिस्टम था। एसआई स्टैंडर्ड्स में मास के लिए किलोग्राम लिखते हैं ना, तो मास के प्लेस में किलोग्राम लिख दो। m2 जो सिस्टम है डायन, ये सीजीएस है, सीजीएस में मास के लिए ग्राम यूज करते हैं तो यहाँ पे लिख दो ग्राम। एसआई स्टैंडर्ड्स में लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं तो यहाँ पे मीटर, सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर यूज करते हैं तो सेंटीमीटर, टाइम के लिए यहाँ पे भी सेकंड यूज होता है, यहाँ पे भी सेकंड होता है, और पावर -2। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे n2 इक्वल्स टू 1 एज इट इज रहने दो, किलोग्राम के प्लेस में रख दो, किलोग्राम के प्लेस में 1000 ग्राम रख सकते हैं क्या किलोग्राम को, डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। 1 मीटर के प्लेस में 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, पावर -2, एनीथिंग टू द पावर -2 पावर होता है 1, तो n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ग्राम से ग्राम उड़ा दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा दो, यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 2 और 0, इसका मतलब n2 का वैल्यू जो है वो 10 टू पावर 5 आया है क्या? अब शायद आपने अपने लोअर क्लास में कभी तो सीखा होगा या कभी तो पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन जो है वो 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर है। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 5 डाइन, शायद ऐसा आपने अपने लोअर क्लास से पढ़ा हो। तो इस तरह से ये यूनिट कन्वर्जन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब मान लीजिए मैं एक और कन्वर्जन करके दिखाऊं आपको। मान लो मेरे को बोला गया है कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज 100 जूल्स, ऐसा बोला गया। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज 100 जूल्स, what will be the energy of the particle what will be the energy of the particle in CGS system? अगर 100 जूल्स एसआई स्टैंडर्ड्स है एनर्जी का, एसआई स्टैंडर्ड्स एनर्जी का कितना है, जूल्स है, ठीक है। तो अगर 100 जूल का एनर्जी हमारे पास है तो सीजीएस सिस्टम में उसका क्या वैल्यू होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बोलेंगे सर मेरे को तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं ऐसा मेथड नहीं यूज करूंगा, मैं जो पहले बचपन से जानता था वो यूज करूंगा। अभी आप ऐसा लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन आप विश्वास रखो, आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना इसके बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो पढ़ा रहा हूं ना उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे आगे। तो आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इसी के हेल्प से हो पाएंगे, इसलिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो आप एकदम ध्यान से सुनना। कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा स्टार्ट करेंगे n1u1 इक्वल्स टू n2u2 से। अब n1 के प्लेस में क्वेश्चन में है 100 u1। अब अगर मैं लिख रहा हूं एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन एक जैसा होता है। वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन अगर एक जैसा है तो वर्क डन का डायमेंशन अभी हमने देखा था, वर्क डन का डायमेंशन था ml स्क्वायर t-2। पहले सिस्टम के लिखेंगे तो m1 l1 t1, उसी तरह n2 कैलकुलेट करना है, पता नहीं, दूसरे सिस्टम के लिख दो m2 l2 का स्क्वायर t2 टू द पावर -2। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो, 100 m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 का स्क्वायर T1 अपॉन T2 टू द पावर -2। लिख सकते हैं ऐसा। ये N2 का वैल्यू हुआ क्या, ये हमारे पास N2 का वैल्यू आ गया, बिल्कुल सही। अब अगर मैं यहां से N2 के वैल्यू को फाइंड आउट करूं
तो थोड़ा कन्वर्जन करना पड़ेगा। M1 कौन सा यूनिट था? M1 SI स्टैंडर्ड्स में है। SI स्टैंडर्ड्स में मास को मेजर करते हैं केजीज में, यहाँ पे लिख दिया केजी। M2 CJ स्टैंडर्ड है, यहाँ पे लिख दिया ग्राम। SI स्टैंडर्ड्स में मास को मेजर करते हैं मीटर पे, सॉरी लेंथ को मेजर करते हैं मीटर पे, सीजीएस यूनिट में मेजर करेंगे सेंटीमीटर पे। टाइम के लिए यहाँ पर भी यूज होता है सेकंड, यहाँ पर भी यूज होता है सेकंड। सेकंड से सेकंड गायब, पावर -2 हो, -3 -5 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप N2 का कैलकुलेशन देखोगे तो 100 को एज इट इज लिख दिया, केजी है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, यहाँ पे एक स्क्वायर का टर्म भी है। मीटर के प्लेस में लिख दिया 100, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर और यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गायब, ग्राम ग्राम गायब। तो N2 का वैल्यू तो कितना आ रहा है? 100 ये पहले था, 1000 आ जाएगा मास वाले टर्म से, और 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो N2 का वैल्यू 10 टू द पावर 9 अर्ज। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है? अर्ज होता है। तो 10 टू पावर 9 अर्ज आ गया क्या? इस तरह से अपने को क्या करने होंगे, क्वेश्चन कन्वर्जन वाले सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये टाइप 1 प्रॉब्लम है जो डायमेंशन में आता है। नेक्स्ट वाले क्लास से, मतलब कल वाले क्लास से हम टाइप 2 वाले प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है? तो कल वाले क्लास में शायद मैं एरर स्टार्ट कर दूंगा। डायमेंशंस देखो, डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर डायमेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एरर्स, ठीक है? चलिए इतना ही रहने देते हैं।